नमस्कार मित्रों, मैं प्रवीणा यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ मेरे द्वारा जो वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं उनको आप देख रहे हैं और बुक की मदद से अपने सिलेबस को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आज का जो हमारा ये लेक्चर है वो मत्स्य यूनिवर्सिटी के BA पार्ट फर्स्ट का जो पेपर सेकंड है, प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक, उसमें हम शुक्राचार्य पढ़ रहे हैं। शुक्राचार्य में हमने शुक्राचार्य का परिचय और शुक्र नीति सार के संबंध में अध्ययन कर लिया है। साथ ही राज्य के सप्तांग सिद्धांत व राज्य के कर्तव्य या कार्यक्षेत्र का भी हम अध्ययन कर चुके हैं। आज का जो लेक्चर है वो शुक्राचार्य के अनुसार मंत्री परिषद के संबंध में होगा। मंत्री परिषद में हम उसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। कितने मंत्रियों की आवश्यकता है, उनमें क्या योग्यता होनी चाहिए, उनकी कार्यप्रणाली कैसी होनी चाहिए, उनके दायित्व या कर्तव्य किस प्रकार के होने चाहिए। देखिए, मंत्री परिषद या मंत्री जो है वो राज्य के सप्तांग सिद्धांतों में दूसरा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये हम देख चुके हैं। राजा के बाद सबसे जो महत्वपूर्ण अंग है वो मंत्री परिषद को माना गया है। मंत्री परिषद के राजा के लिए कहा गया है कि वो मंत्री परिषद से अनिवार्य रूप से सलाह के आधार पर ही अपने निर्णय ले और उनसे परामर्श, कोई भी कार्य करे उनसे परामर्श के आधार पर ही वो कार्य करे, तभी उसके राज्य की जो व्यवस्था है उसका समुचित संचालन हो सकता है। चलिए देखते हैं शुक्राचार्य के अनुसार मंत्री परिषद। शुक्राचार्य के अनुसार जो मंत्री परिषद है उसको हम कुछ पॉइंट्स में बांट कर देख सकते हैं। एक एक का फिर हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहला हम देखते हैं आवश्यकता। देखिए, शुक्र ने मंत्री को राज्य के 7 अंगों में सम्मिलित किया, ये हम पढ़ चुके हैं। शुक्र ने राजा के लिए सहायों, मंत्रियों आदि की आवश्यकता स्पष्ट करते हैं, यानी उसने मंत्रियों के लिए क्या शब्द यूज़ किया है, सहायों का। आवश्यकता स्पष्ट करते हुए कहा है कि कोई भी मनुष्य छोटे से छोटा कार्य भी बिना सहायों के बड़ी कठिनाई से कर पाता है। अतः ऐसी स्थिति में राज्य की व्यवस्था का संचालन करना तो बहुत ही महान कार्य है, तो वो बिना सहायों के कैसे संभव है। इसलिए राजा के लिए युवराज और मंत्री की आवश्यकता स्पष्ट करते हुए शुक्र कहता है कि युवराज राजा की वाम भुजा होता है और मंत्रियों का समूह जो होता है वो राजा के नेत्र तथा कान होते हैं। युवराज और मंत्रियों के बिना राजा बाहु, आँख और कान से हीन होता है। यानी राज्य में शरीर के अंगों से तुलना करके बताइए कि एक राजा जो है वो मंत्रियों के बिना आँख, कान और युवराज के बिना भुजाओं से हीन समझा जाएगा। तो राज्य में मंत्रियों की युवराज की आवश्यकता उसने अपने इस कथन के माध्यम से स्पष्ट की है। अगला, मंत्रियों की संख्या के संबंध में। मंत्रियों की संख्या के संबंध में शुक्राचार्य ने बताया कि लगभग 8 निश्चित की गई है। मंत्रियों की संख्या की कितने होने चाहिए, 8 मंत्री होने चाहिए। और शुक्र के अनुसार राजा के जो 8 मंत्री होने चाहिए उनमें उसने जो नाम बताए, सुमंत्र, पंडित, मंत्री, प्रधान, सचिव, अमात्य, प्राण विभाग और प्रतिनिधि। शुक्र नीति में इन 8 मंत्रियों को राजा की 8 प्रकृतियों के समान बताया गया है। शुक्र ने पुरोहित को इन 8 से ऊपर माना है तथा 8 मंत्रियों और पुरोहित के अतिरिक्त एक अन्य पदाधिकारी दूत की भी कल्पना की है। वास्तव में शुक्र ने राजा की 10 प्रकृतियां मानी हैं। 8 तो मंत्री होंगे, एक पुरोहित होगा और एक दूत होगा। देखिए, संख्या के संबंध में मैंने बता दिया कि कितनी संख्या मानी है। 8 संख्या मानी है कि मंत्री 8 होने चाहिए, एक दूत और एक पुरोहित की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो कुल मिला के राज्य की जो कितनी प्रकृतियाँ, 10 प्रकृतियाँ मानी गई हैं। मंत्रियों की उसने सहाय की संज्ञा दी है। उसके अनुसार राजा के जो समस्त कार्यों हैं
का जो दृष्टा होगा उसे प्रधान कहते हैं, जो सेना का ज्ञाता हो उसे सचिव कहते हैं, जो नीति में कुशल हो उसे मंत्री कहते हैं, जो धर्मशास्त्र का ज्ञाता हो उसे पंडित कहते हैं, जो लोक और शास्त्र की नीति का ज्ञाता हो उसे प्राण विभाग कहा गया है, देश काल के ज्ञाता को अमात्य कहते हैं, और जो आय व्यय संबंधी संभालता उसे क्या कहा गया है, सुमंत्री। यानी जो वित्त मंत्री होगा, आय व्यय का लेखा जोखा संभालेगा, उसे सुमंत्र कहा गया है। आगे शुक्र के जो उपयुक्त विचार हैं, इनके आधार पर हम कह सकते हैं कि शुक्र ने इन 8 अधिकारियों को ही मंत्रिमंडल के सदस्य माना है, और इन 8 अधिकारियों से मिलकर एक मंत्री परिषद बनती है। इन 8 अधिकारियों से पृथक और सर्वश्रेष्ठ तथा दूत भी इनके बाद आएगा, यानी सर्वोच्चता किसे दी गई है, इन 8 मंत्रियों को दी गई है। और दूत के पश्चात किसको दी गई है, दूत होगा, और दूत के पश्चात किसको दी गई है, आप बताइए। दूत के पश्चात पुरोहित। ठीक है, इनको इस आधार पर इसने क्या दिया गया है, क्रम दिया गया है। उन्होंने प्रत्येक मंत्री के विभाग के संगठन का भी विचार प्रस्तुत किया है कि मंत्री जो होगा वो विभाग का मंत्री होगा, अपने अपने विभाग अलग अलग उसका विभाजन किया गया है। और एक जो विभाग होगा उसमें 3 सदस्य होंगे, जिसका अध्यक्ष मंत्रिमंडल का सदस्य होगा यानी मंत्री होगा। बाकी ये जो 3 सदस्य होंगे वो उसके सहायक के रूप में कार्य करेंगे। अगला है मंत्रियों की योग्यता। मंत्रियों की योग्यता में जैसे हमने पहले पढ़ा कि मनुस्मृति देख लें आप, कौटिल्य का अर्थशास्त्र देख लें, तो उसमें उच्च कुल से उत्पन्न व्यक्तियों को मंत्री पद पर नियुक्त करने की बात की गई। यानी जो उच्च कुल में हो उन्हें ही मंत्री पद पर नियुक्त किया जाए। लेकिन वैचारिक परंपरा में शुक्र ने भी मंत्रियों के उच्च कुल में उत्पन्न होने का समर्थन किया है, और इसी विचार को अपनाते हुए शुक्र नीति में कहा गया है कि मंत्री परिषद के पदों पर राजा को ब्राह्मण की नियुक्ति करनी चाहिए। ब्राह्मण मतलब राजा को प्रयास करना चाहिए कि मंत्री परिषद के जो मेंबर हैं वो ब्राह्मण कुल से बनाए जाएं, और ब्राह्मण के अभाव में क्षत्रिय और क्षत्रियों के न मिलने पर वैश्यों की नियुक्ति की जा सकती है, किंतु शूद्र की उक्त पदों पर नियुक्ति नहीं करनी चाहिए। शुक्र नीति में एक स्थान पर यह भी कहा गया है कि वर्ण की उच्चता का जो विचार है वो राजनीति में न करके विवाह व भोजन के समय करना चाहिए। जैसे सोने को तपाकर उसकी परीक्षा की जाती है, उसी प्रकार कर्म गुणशील कुलादि की परीक्षा की जानी चाहिए। राजा को चाहिए कि वो भृत्य की नित्य परीक्षा करे और विश्वास के योग्य पर का विश्वास करे, न केवल उनकी जाति या कुल को ही देखें। यानी जाति या कुल के आधार पर निर्णय ना करें, उनका विश्वास और योग्यता के आधार पर राजा निर्णय करे। यानी इस आधार पर हम कह सकते हैं कि शुक्र जो है वर्ण की उच्चता का समर्थक है। यानी मंत्री परिषद के मेंबर्स में वो ब्राह्मण कुल को उच्चता देता है कि ब्राह्मण कुल से नियुक्त किया जाना चाहिए, लेकिन अनिवार्यता का कट्टर समर्थक नहीं है। ब्राह्मण की मतलब अनुपस्थिति में यदि हमें ब्राह्मण को योग्य नहीं मिले तो उस स्थिति में वो कहता है कि क्षत्रिय को भी बना सकते हैं, क्षत्रिय भी हमें योग्य नहीं मिले तो वैश्य को बना सकता है, लेकिन किसी भी स्थिति में वो शूद्र को मंत्री बनाने का समर्थन नहीं करता। तो ऐसा कोई कट्टर समर्थन नहीं किया कि ब्राह्मण कुल से ही उसे मंत्री बनाया जाना चाहिए। मंत्रिपरिषद की जो सदस्यता है उसके लिए किसी भी व्यक्ति का उत्तम आचरण युक्त होना अनिवार्य है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को गुणवान, शूरवीर, प्रियवादी, हितोपदेशक और क्लेश सहन करने में तत्पर, धर्मात्मा, पवित्रता, बुद्धिमत्ता आदि गुणों से युक्त होना चाहिए। इस प्रकार की श्रेष्ठ योग्यताओं से जो संपन्न व्यक्ति होगा वो कुमार्ग पर यदि राजा जाता है तो उसको सन्मार्ग पर लाने में सक्षम व सफल हो सकता है। तो ऐसा ही गुणी योग्य व्यक्ति को मंत्री बनाया जाना चाहिए, और जिन मंत्रियों से राजा को भय नहीं होता उनसे राज्य की उन्नति संभव नहीं होती। यानी मंत्री परिषद का थोड़ा भय होना भी आवश्यकता है। यदि राजा को मंत्रिपरिषद का थोड़ा बहुत भी भय नहीं होगा, वो निरंकुश होने की
संभावना उसकी अधिक होगी। ये जो योग्यताएं बताई हैं ये मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों में होनी चाहिए और मंत्रियों के लिए कुछ विशेष विभागों के जो विशेष मंत्री हैं उनके लिए कुछ विशेष योग्यताओं का भी उल्लेख किया गया है। जैसे सुमंत्री यानी वित्त मंत्री जो होगा उससे ये अपेक्षा की गई है कि वो आय और व्यय के कार्यों को सुचारू रूप से जानने वाला हो, उनको संपन्न करने की योग्यता रखता हो। प्रधान जो होगा उससे अपेक्षा की गई है कि वो शासकीय कार्यों का निरीक्षण करने की योग्यता रखने वाला हो। सचिव से ये अपेक्षा की गई कि सैन्य संचालन का भलीभांति ज्ञान रखने वाला हो। यानी प्रत्येक जो विभाग का होगा उससे अपेक्षा की गई कि उसे उस विभाग की जानकारी हो, उसे उसका काम का उसका आना चाहिए। और इस आधार पर सभी मंत्रियों की कुछ योग्यताएं निश्चित की गई हैं। सभी सहायों में सर्वश्रेष्ठ स्थिति पुरोहित को दी गई है क्योंकि वह राजा और राष्ट्र दोनों का पालक होता है। पुरोहित की योग्यता और गुणों का उल्लेख बहुत विस्तार से किया गया है। पुरोहित जो है वो मंत्रानुसार अनुष्ठान करने वाला कुशल, तीनों वेदों का ज्ञाता, यज्ञ आदि कर्मों में करने वाला परायण हो, जितेंद्रिय हो, क्रोध विहीन हो, लोभ और मोह इन सब चीज़ों से वो रहित हो। तो इस प्रकार का पुरोहित हो। अब है मंत्रिपरिषद के कर्तव्य। मंत्रिपरिषद के कर्तव्य में राजा के ये जो सहाय होंगे, जो मंत्री होंगे, इसका सबसे महत्वपूर्ण जो कर्तव्य होगा वो होगा परामर्शदात्री के रूप में कार्य करना। यानी मंत्रियों से अपेक्षा की गई है कि वो राजा को निर्भीकता पूर्वक उचित परामर्श दें। उनमें से क्षमता होनी चाहिए कि वे राजा को प्रिय और अप्रिय दोनों ही प्रकार का परामर्श दे सकें। शुक्र के अनुसार मंत्रियों के परामर्श पर ही राज्य व कोष में वृद्धि, सेना का समुचित उपयोग, प्रजा का कल्याण इत्यादि निर्भर करता है। और मंत्रियों को चाहिए कि जैसे भी हो सके वे राजा की बुद्धि और उद्योग से जागरूक रहें। मंत्री राजा के मित्र हैं और वे ही उसके गुरु हैं। ये नहीं कि राजा राग और मान के मद में अंधा हो जाए और शत्रु संकट में पड़े हुए राजा के लिए मंत्री परामर्श और चेष्टा की सहारा हो। तो यदि संकट की स्थिति हो तो ऐसी स्थिति में राजा के लिए सबसे बड़ा जो सहारा होता है उसकी मंत्रिपरिषद ही होती है। तो मंत्रिपरिषद उचित मंत्रणा अपने या सलाह जो है अपने राजा को दे। मंत्रियों के दायित्व में मंत्रणा के अतिरिक्त इनके विभागीय कार्य जो इनको सौंपे गए हैं उनसे रिलेटेड कार्य करने का भी इनके ऊपर दायित्व दिया गया है। राजा इनका दायित्व है कि वो सदैव हितकारी कार्य करें और अपने जो विभाग हैं उनके जो सदस्य हैं उनके ऊपर उचित नियंत्रण रखते हुए उनकी गतिविधियों को आगे बढ़ाएं। तो इस प्रकार जो मंत्रिपरिषद होगी वो राजा को समस्त राजकीय कार्यों में उचित परामर्श देने के लिए उत्तरदायी मानी जाएगी और विभिन्न व्यक्ति और स्थितियों के संबंध में उन्हें विभिन्न नीतियों के आधार पर अपनी मंत्रणा देनी होगी। सभी जो मंत्री हैं उनका अपना अलग अलग दायित्व है और उसी हिसाब से वो अपने जो विचार हैं, अपना जो विवरण है, अपने विभाग की जो रिपोर्ट है वो राजा तक पहुंचाएंगे, राजा के सामने रखेंगे ताकि विभाग की जो गतिविधियां हैं उनको आगे बढ़ाया जा सके। अगला है मंत्रिपरिषद की कार्यप्रणाली। कार्यप्रणाली किस प्रकार की होगी? सबसे पहले कार्यप्रणाली जो होगी उसमें प्रत्येक विभाग से संबंधित कोई भी अगर प्रश्न आता है विचारणीय तो उस विभाग के जो अध्यक्ष और उस विभाग के जो सदस्य हैं उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। विभाग के मंत्री द्वारा उस विषय पर राजा से परामर्श करते हुए निर्णय लिया जाता है। यानी सबसे पहले कोई विभाग से रिलेटेड है तो उस विभाग के मंत्री को बताया जाएगा और वो जो मंत्री है वो राजा से उसके आधार पर परामर्श करेगा और परामर्श के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। राजा उनके आधार पर जो सामंत, भृत्य, राष्ट्रपाल इत्यादि है काम करने की आज्ञा दे सकता है।
इसके लिए राजा आज्ञा पत्र इत्यादि जारी कर सकता है। और इन चीज़ों के संबंध में भी उसने विस्तार से बताया कि आज्ञा पत्र वगैरह किस तरह से लिखे जाएंगे, उनकी भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, उनको अमात्य लिखे, सुमंत्र लिखे, लेख भली प्रकार से हो, ताकि जो सामंत वगैरह है उनको ठीक से समझ पाएँ और ठीक से लागू कर पाएँ। और राजा की जो मोहर लगी होनी चाहिए, राजा के हस्ताक्षर होने चाहिए आज्ञा पत्र इत्यादि के माध्यम से वो जो है अपने आज्ञा पत्र अन्य जो सामंत वगैरह हैं उन तक पहुंचा सके। तो इस प्रकार की कार्यप्रणाली अभी हमारी जो मंत्री परिषद है उससे मिलती जुलती है। हमारी मंत्री परिषद जो होती है राज्य में, सरकार में, राज्य में या केंद्र में, तो हम देख सकते हैं कि इसी प्रकार से होती है। अलग अलग विभागों के अलग अलग मंत्री होते हैं और वो जो मंत्री होते हैं सबसे पहले उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है तो वो उस मंत्री के समक्ष आता है। मंत्री परामर्श के आधार पर प्रधानमंत्री इससे सलाह करता है और उस आधार पर फिर कोई निर्णय लिया जाता है। तो वो ही कार्यप्रणाली पहले राजा के समक्ष थी और उसमें शुक्र नीति साल में उसके ऊपर बहुत ही विस्तार से उसके ऊपर चर्चा की गई है। आगे का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम इससे रिलेटेड कुछ अन्य जो पहलू है वो हम देखेंगे। देखिए, ये जो हम पढ़ रहे हैं मनु, कौटिल्य, शुक्र, इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है और वो जो थोड़े बारीक अंतर है उसको हम बीच बीच में देख रहे हैं। जैसे हमने देखा मंत्रियों की संख्या के संबंध में, मंत्रियों के कुल के संबंध में, जबकि शुक्र और मनु और कौटिल्य जो है वो ब्राह्मण कुल से ही मंत्री बनाने की बात करते हैं। शुक्र जो है वो वैश्य और क्षत्रिय को भी मंत्री बनाने की बात कह देते हैं। तो कुछ थोड़ी बहुत बारीकियां हैं जो हम साथ साथ देख रहे हैं, बाकी लगभग सेम से ही है। आप इनको ध्यान से अध्ययन करें और इस यूनिट को तैयार करें। धन्यवाद।